हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को कवर किया जा रहा है इस वीडियो के अंतर्गत, जिसमें अभी तक 2 टॉपिक इसके कवर किए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ आप जाके जो लेक्चर फर्स्ट है और लेक्चर सेकेंड है उसको आप देख सकते हैं। चलिए, तो तीसरा टॉपिक आज का जो हमारा आता है वह आता है इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में। पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसकी विशेषताओं, पारिस्थितिकी तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, और भी जो भी इसमें मेजर टॉपिक है, इस तरीके से ये मेजर टॉपिक को आपका एक ओवरव्यू करा देते हैं, जैसे कि ये इस तरीके से आपको इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर एनालिटिकल वे में पढ़ाया जाएगा और समझाया भी जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपके प्रश्नों को भी सॉल्व किया जाएगा, जैसे कि ये प्रश्न आपके रहते हैं इस तरीके के, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईएएस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीसीएस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज बनाई गई है, ताकि आपको प्रत्येक कोई भी, जैसे यूपीएससी का तो एग्ज़ाम है ही, लेकिन यूपीएससी के पैरेलल आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया गया है। यहाँ पर जो इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम है, इसके संदर्भ में सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि आखिरकार पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है, क्योंकि इकोलॉजी भी शब्द भी आता है और इकोसिस्टम भी आता है। तो इनकी सबसे पहले डेफिनेशन को जानते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या है। इकोलॉजी के संदर्भ में समझा जाए तो इकोलॉजी एक वह विज्ञान होता है जहाँ पर इकोलॉजी वह विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनकी अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो किसका अध्ययन किया जाता है? समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य जो अंतर संबंध स्थापित होता है उनका अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब इकोलॉजी जो शब्द है वह किस शब्द से लिया गया है, मतलब कि किसी भी शब्द को जो अभी प्रारूप आता है उभर के, तो उसका कहीं ना कहीं से वो निर्मित होता है या फिर किन्हीं शब्दों के मेल से बनता है। तो इस तरीके से ये इकोलॉजी भी आपका ओ इकोलॉजी से बना हुआ है। जैसे OECOLOGY शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1869 में किया गया था। इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं कि किसके द्वारा सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1869 में। अब हैकल द्वारा इकोलॉजी जो शब्द था उसको आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक विन्यास के तौर पर देखा। जैसे ग्रीक शब्दों के 2 शब्द आए मिलके, तो 2 शब्द कौन थे? आइकोज और दूसरा था लोगोज। आइकोज का मतलब था रहने का स्थान और लोगोज का था अध्ययन। तो इस तरीके से दोनों शब्द को मिलाकर यह इकोलॉजी शब्द सामने आया। पहले इसे इस तरीके से OECOLOGY के तौर पर जाना जाता था, लेकिन जब धीरे धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ी और इसे वर्तमान में इकोलॉजी के अंतर्गत जाने गया। यह जो प्रक्रिया है यह वर्तमान पारिस्थितिकी संकल्पना को एक व्यापक रूप दे दिया गया है, एक व्यापक रूप भी दे दिया गया है। और इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत न केवल पौधों और जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों को अकेला अध्ययन किया जाता है, बल्कि मानव समाज और उनके भौतिक पर्यावरण की अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। तो इकोलॉजी है, इकोलॉजी की जो एक विज्ञान के तौर पर देखते हैं तो इसमें समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध को संदर्भित करता है। और यह समय के साथ बढ़ते बढ़ते, मतलब कि जो वर्तमान समय में है, इसमें पर्यावरण पेड़ पौधों का तो अध्ययन करता है, साथ ही साथ में मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतर क्रियाओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। अब ये इकोलॉजी के बारे में समझा, आप जानते हैं इकोसिस्टम के बारे में कि आखिर इकोसिस्टम होता क्या है। इकोसिस्टम जो है वह एक तंत्र है, एक तंत्र के तौर पर कार्य करता है, जिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग A.G. टांसले के द्वारा 1935 में किया गया था। यहाँ इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट हैकल के द्वारा सर्वप्रथम 1869 में किया गया था। और पारिस्थितिकी तंत्र का जो संबंध है वह इसका प्रयोग A.G. टांसले के द्वारा 1935 में किया गया था। इसे सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी संगठकों के समूह जो कि पारस्परिक क्रिया से संबंधित होते हैं को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है? एक ऐसा जीवमंडल जहाँ पर सभी संगठनों का एक समूह होता है जो एक दूसरे से पारस्परिक, मतलब कि एक दूसरे से क्रिया करते हैं, अब आपस में ही एक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है।
यह जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई के तौर पर होता है, जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। अब आता है कि पारितंत्र के बारे में, कि पारितंत्र के संदर्भ में देखा जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें पदार्थों, ऊर्जाओं का एक सतत निवेश और इसमें बहिर्गमन यानी कि आउटपुट होता है। मतलब कि इसमें इनपुट तथा आउटपुट बना रहता है, किसका? पदार्थों और ऊर्जा के सतत निवेश, सतत का। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया एक खुले पारिस्थितिकी तंत्र के तौर पर भी कार्य करती है, जिसमें एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र भी होते हैं और ये पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर भी निर्भर करती है। तो इस तरीके से ये पारिस्थितिकी तंत्र आता है। अब इसकी एक जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी एक जो पारितंत्र की जो योजना है, किस तरीके से ये कार्य करती है उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, जिसमें आपको सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ से ऊर्जा किसको प्राप्त होती है? उत्पादक को, जो कि प्रथम पोषण स्तर पर आती है। फिर उत्पादक से ये प्रक्रिया प्राथमिक पोषक स्तर पर आती है, जो कि द्वितीय पोषण स्तर होता है। इसके बाद यह द्वितीय उपभोक्ता के पास आती है, जो तृतीय पोषण स्तर होता है। और इसी तरीके से यह प्रक्रिया आगे चलकर तृतीय उपभोक्ता के पास आती है, जो कि चतुर्थ पोषण स्तर होता है, जो कि इसमें सभी सर्वाहारी व सर्वोच्च उपभोक्ता होते हैं, जिन्हें सर्वोच्च पोषण स्तर के तौर पर जाना जाता है, जिनका एक दूसरे से सुमेलित होते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है एक तरीके से यहाँ पे सर्वाहारी, और इस तरीके से ये अपघटक में, अपघटक से मृदा में, मृदा से ये उत्पादक में, उत्पादक से सूर्य के प्रकाश में ये प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर आपके उत्पादक के अंतर्गत भी आप अपघटक आते हैं। मतलब कि अपघटक भी जो होते हैं तीनों चारों से मिले हुए रहते हैं। और अपघटक मृदा से, मृदा में पोषक तत्व एवं जल के से उत्पादक होते हैं। तो इस तरीके से ये एक चैन के रूप में चलती रहती है। और यहाँ पर ये CO2 मिलती है वायु के द्वारा, इससे CO2 प्राप्त होती है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। और ये जो प्राथमिक पोषण स्तर होते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है, जो सौर के प्रकाश से उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता में होती है। और ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता जो होते हैं, इनमें ये सर्वाहारी और उपभोक्ता के रूप में एक दूसरे से पारस्परिक संबंधों से जुड़े होते हैं, और ये अपघटक से भी जुड़े होते हैं। और ये एक तरीके से सर्किल वाइज प्रक्रिया होती है, जो एक दूसरे में मर्ज करती है। अब आता है आपका नेक्स्ट पारिस्थितिकी कर्मता या इकोलॉजिकल निके के बारे में, कि इकोलॉजिकल निके क्या होता है। इकोलॉजिकल निके से आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा चुके हैं। तो इकोलॉजिकल निके जो होता है वह किसी खास प्रजाति की उसके पर्यावरण में कार्यात्मक भूमिका तथा स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि किसी स्पेसिफिक प्रजाति, मतलब जो प्रजाति अपने आप में एक विशेषता रखती हो, एक अलग तरीके से हो, उस प्रजाति के बारे में ये बात करता है। उस प्रजाति के अंतर्गत प्रजातियों द्वारा उपयोग किए जाने वाली जैसे संसाधनों की प्रकृति, उनके उपयोग के तरीके, समय तथा उन प्रजाति की अन्य प्रजातियों के साथ जो अंतरक्रिया को इसमें सम्मिलित किया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। और पारिस्थितिकी की जो संकल्पना है सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? 1917 में यह संकल्पना को जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा? इसे जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। तो जिस तरीके से सभी की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया, इसी तरीके से पारिस्थितिकी नीति की अवधारणा को भी 1917 में जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा दिया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह निकेत की विविधता पर निर्भर होता है। मतलब कि जो पारिस्थितिकी निकेत की जो विविधता है उस पर ये पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता भी निर्भर करती है। जिसमें विविधता जितनी अधिक होगी उसकी स्थिरता भी उतनी अधिक होगी। और उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह ज़्यादा व आहार श्रृंखला बड़ी होती है, जिसमें कम उतार चढ़ाव होंगे। इस तरीके से ये देखने को मिलता है। और कम प्रभावशाली प्रजातियों की तुलना में अधिक प्रभावशाली प्रजातियों का पारिस्थितिकी नीति के अधिक विस्तृत भी होता है। तो ये प्रजातियों के संदर्भ में भी इसको अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अब आता है कि पारिस्थितिकी निके को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पहला कारक आता है संख्या चर, दूसरा आता है निकेत चर, तीसरा आता है आवास चर,
जो संख्या चर होता है वह आता है संख्या के घनत्व, प्रजाति के क्षेत्र और भोजन या आहार की आवृत्ति पर आधार पर होता है। दूसरा आता है निकेत चर, जो कि स्थान की ऊंचाई, दैनिक समय की अवधि, आहार तथा संख्या में अनुपात पर आधारित होता है। और आवास चर जो होता है वह उच्चावच या ऊंचाई, ढाल की मृदा और मृदा की उर्वरकता के हिसाब से यह विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र या निके या कर्मता एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है, जो इन विभिन्न कारकों को प्रभावित करती है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कि इसके पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में। ये आपको एक एक सीक्वेंस वाइज दिया गया है ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए तो आपका जैसे ये टॉपिक कवर किया तो पारिस्थितिकी निक्के से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा तो आपका ये सॉल्व हो जाएगा जिस तरीके से आपको बताया गया है। इसी तरीके से आपका एक घटक आता है। घटक के अंतर्गत देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक के बारे में, क्योंकि घटक कंपोनेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें आता है कि इसमें कुछ जैविक घटक भी होते हैं, कुछ अजैविक घटक भी होते हैं। अजैविक घटक जो होते हैं वो उनके अंतर्गत आता है भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक आते हैं। और इसी तरीके से जो जैविक घटक होते हैं उसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक के तौर पर इन्हें देखा जाता है। अजैविक घटक जो आते हैं वह एक तरीके से तापमान, जिसमें भौतिक कारक होते हैं, जिसमें तापमान, आर्द्रता, प्रकाश या जिसमें सौर ऊर्जा, वायुमंडलीय दाब और स्थलाकृति, ये भौतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। अकार्बनिक घटक के अंतर्गत आते हैं जैसे जल, वायुमंडलीय गैसें, मिट्टी, खनिज, चट्टान इसके अंतर्गत आता है। और कार्बनिक कारक के अंतर्गत प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा आता है। तो ये भौतिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक के अंतर्गत ये अजैविक घटक आते हैं। और आपके जैविक घटक जो होते हैं उसमें आते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक। चलिए तो एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले तो देखते हैं अजैविक घटक के बारे में कि अजैविक घटक क्या होते हैं। अजैविक घटक जो है वह एक तरीके से पारितंत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें प्रत्येक अजैविक घटकों में मृदा, जल, वायु, प्रकाश, ऊर्जा आदि रहती है। इसके अंतर्गत इसमें बहुसंख्यक कार्बनिक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन के साथ साथ आपका नाइट्रोजन आदि कुछ रासायनिक और भौतिक क्रियाएं, जैसे कि भौतिक क्रिया में आपका ज्वालामुखी, भूकंप और बाढ़, दावाग्नल और जलवायु तथा मौसमी दशाएं भी इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। और प्रत्येक अजैविक घटक का जो कारक होता है वह अलग अलग अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है, जिसमें प्रत्येक कारक स्वयं भी अन्य कारकों से भी प्रभावित होता है और इसके साथ उन कारकों को भी प्रभावित करता है जहाँ पर कोई भी जीव अपनी पर्यावरण में कहाँ कितनी अच्छी तरह से रह पाता है। यह इसके महत्वपूर्ण निर्धारित अजैविक कारक भी होते हैं, इसलिए इसे सीमा कारक भी कहा जाता है। तो इस तरीके से अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक को आपके देखे हुए हैं कि इसमें मौसम, जलवायु भी होते हैं, प्रकाश होता है, तापमान, आर्द्रता, जल, मिट्टी, इस तरीके से जिसमें सौर ऊर्जा भी शामिल होती है। तो इस तरीके से ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। अब आता है आपका अजैविक घटक के बारे में। जैविक घटक जो होते हैं उसमें आता है उत्पादक, उपभोक्ता एवं अवघटक के बारे में। जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अवघटक तो आते ही हैं, जिसमें उत्पादक जो होते हैं वह स्वपोषित होते हैं, मतलब कि यह क्लोरोफिल युक्त होते हैं, जहाँ पर और अकार्बनिक अजैविक पदार्थों को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संचित कर अपने भोजन को निर्माण करते हैं। ऐसे 3 तरीके से है जिसमें पहला जो आता है उत्पादक जो होता है वह हरे पेड़ पौधों से अपना भोजन का निर्माण करता है, जिसमें कुछ खास जीवाणु और शैवाल भी होते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन निर्माण करते हैं। और ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना स्वयं भोजन निर्माण करते हैं, जिसे स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक या ऑटोट्रॉपिक्स कहा जाता है। तो इस तरीके से ये उत्पादक होते हैं। उत्पादक जो होते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में इनका प्राय जड़युक्त पौधे होते हैं, जैसे कि साख हुआ, झाड़ी और वृक्ष स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। और गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ये पादप, प्लवक तथा प्लवक जो होते हैं वह प्रमुख उत्पादक के तौर पर रहते हैं। तो इस तरीके से उत्पादक होते हैं, जिसमें ये स्वपोषी होते हैं, जो कुछ होते हैं इसमें स्थलीय और कुछ जलीय भी होते हैं। स्थलीय होते हैं उसमें जड़युक्त पौधे जैसे साग, झाड़ी, वृक्ष आते हैं। और गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पादप, प्लवक और प्लवक इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये उत्पादक होते हैं। अब आता है उपभोक्ता के बारे में। उपभोक्ता के संदर्भ में देखा जाए तो उपभोक्ता 3 तरीके के होते हैं। एक तो प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा आता है तृतीयक उपभोक्ता।
प्राथमिक उपभोक्ता वे होते हैं जो उपभोक्ता अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि बकरी हुआ, खरगोश हुआ, ऊँट हुआ, ये सभी किस पर निर्भर हैं? ये पौधों पर निर्भर हैं। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और दूसरे आते हैं कौन से? द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं। शाक भक्षी कौन? मतलब कि प्राथमिक उत्पादक। प्राथमिक उपभोक्ता जो है उन पर यह द्वितीयक उपभोक्ता निर्भर करते हैं, जैसे कि सांप, भेड़िया इत्यादि जो होते हैं वह इस तरीके से प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। अब आता है तृतीयक उपभोक्ता। यह किस पर निर्भर करते हैं? प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये जो है तृतीयक उपभोक्ता प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, जो एक शीर्ष मांसभक्षी के तौर पर होते हैं, जिसमें बाज, बड़ी शार्क, शेर, बाघ आदि आते हैं। तो इस तरीके से उपभोक्ता के संदर्भ में आता है कि इसमें प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक पौधों पर निर्भर, द्वितीयक प्राथमिक पर और अन्य प्राणियों पर निर्भर, तृतीयक जो होता है प्राथमिक और द्वितीयक से अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो ये एक चैन के तौर पर इसमें कार्य करती है। अब आता है अपघटक। अब अपघटक आखिर होते क्या है? जिन्हें मृतजीवी या डीकम्पोजर कहा जाता है। ये जो अपघटक होते हैं वह खासतौर पर इनको बैक्टीरिया और ये जो कवक आते हैं, बैक्टीरिया और कवक जो होते हैं वह अपने पोषण के लिए, मतलब कि अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थों या अपरत पर निर्भर करते हैं। और यहाँ पर उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृत पाए पौधों तथा पशुओं के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। तो इनका जो शरीर होता है, मतलब कि ये जो भोजन मतलब उपभोक्ता जो अपना भोजन निगलते नहीं है, बल्कि वे अपने शरीर में मृत और मृत पाए पौधों और जो मतलब कि जो शरीर से जो उनकी डेड बॉडी है और डेड जो पौधे होते हैं उनमें पशुओं के अवशेष को विभिन्न तरीके से एक एंजाइम में उत्सर्जित करते हैं। और इन मृत अवशेषों के माध्यम से बाह्य श्वसनीय पाचन में सामान्य अकार्बनिक पदार्थों का भी उत्सर्जन होता है, जिनमें अपघटकों का उपभोग किया जाता है। तो ये अपघटक जो होते हैं वह एक इस तरीके से कार्य करते हैं जिन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जैविक घटक के अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार के बारे में कि पारिस्थितिकी तंत्र आखिर होता कितने प्रकार का है, इसके संदर्भ में जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जो है दो तरीके से होता है। एक तो आता है आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा आता है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वह पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर रहता है, मतलब कि जो पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर रहता है, जहाँ जैसे कि जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, नदियाँ, झील, इससे हमें भोजन, ईंधन, चारा और औषधियाँ प्राप्त होती हैं। ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। अब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसे दो तरीके से विभाजित किया गया है। एक तो आता है आपका स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा आता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास का पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र आता है। फिर आता है आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें आलवड़ीय पारितंत्र होता है, सागरीय पारितंत्र होता है और संक्रमणकालीन पारितंत्र इसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये स्थलीय और जलीय दोनों तरीके के पारितंत्र होते हैं, जिसमें ये 4 तरीके के होते हैं और ये 3 तरीके के होते हैं। चले तो एक एक करके इन सब के बारे में जानते हैं। और दूसरा आता है आपका मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको कि एक तो आपका सौर ऊर्जा पर निर्भर होता है और एक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर होता है। जैसे कि जो सौर ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं उसमें खेत, एक्वाकल्चर और कृत्रिम तालाब आते हैं, और जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भर रहता है वह नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र इसके अंतर्गत आता है। तो ये आपका मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। तो किस तरीके के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं? एक होता है प्राकृतिक पारितंत्र, दूसरा होता है मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र के अंतर्गत 2 तरीके से डिवाइड किया गया है, जो कि सौर विकिरण पर निर्भर करता है, जिसे स्थलीय पारितंत्र कहा जाता है, और जलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र जो होता है उसमें वन पारितंत्र, घास के मैदान, मरुस्थल और टुंड्रा होते हैं। और जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आपका आलवड़ीय पारितंत्र, सागरीय पारितंत्र और संक्रमणकालीन पारितंत्र होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है मानव निर्मित पारितंत्र, जहाँ पर एक पैर सौर ऊर्जा पर निर्भर होता है, एक जीवाश्म ईंधन पर निर्भर होता है। सौर ऊर्जा पर निर्भर जैसे खेत, एक्वाकल्चर और कृत्रिम तालाब आते हैं। इसी तरीके से आपके जीवाश्म ईंधन पर निर्भर नगरीय और औद्योगिक पारितंत्र इसके अंतर्गत आते हैं।
अब आता है आपका प्राकृतिक पारितंत्र में सबसे पहले स्थलीय पारितंत्र के बारे में पढ़ते हैं। स्थलीय पारितंत्र में आपका सबसे पहले आता है वन पारिस्थितिकी तंत्र। वन जो होते हैं वह तापमान, आर्द्रता और मृदा इनके अनिवार्य तत्व होते हैं। तो वनों के अनिवार्य तत्व कौन कौन से होते हैं? जहाँ का टेम्परेचर हो सही हो, यहाँ की जो आर्द्रता सही हो, और मृदा के कुछ अनिवार्य तत्व जो होते हैं वह उसमें होते हैं। और जहाँ की मृदा और जलवायु यह निर्धारित करती है कि यानी ये वनस्पति का निर्धारण भी मृदा और जलवायु के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि वनस्पति जहाँ की जिस तरीके की होगी और जहाँ की जैसी मृदा होगी उस तरीके से इसके विभिन्न भाग भी होते हैं। अभी भाग कौन कौन से होते हैं? पहला इसमें उष्णकटिबंधीय वन होता है, दूसरा शीतोष्णकटिबंधीय वन या मध्य अक्षांशीय वन, और तीसरे आते हैं शंकुधारी वन या टैगा वन। जिसमें उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वह उष्ण सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय और मध्य अक्षांशीय वन जो होते हैं वह मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन के अंतर्गत आते हैं और मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन के अंतर्गत एवं भूमध्य सागरीय वन के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं शंकुधारी वन या टैगा वन, इसके अंतर्गत आते हैं। चलिए तो एक एक करके सबसे पहले तो देखते हैं उष्णकटिबंधीय वन के बारे में। उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह जो वन होते हैं वह विषुवत रेखा के निकट होते हैं, जहाँ पर आपकी साल भर तापमान और आर्द्रता काफ़ी उच्च होती है और यहाँ की जो वार्षिक वर्षा होती है वह 200 सेंटीमीटर यहाँ से अधिक वर्षा होती है। और यहाँ जैव विविधता भी सर्वाधिक पाई जाती है। जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ जैव विविधता भी ज़्यादा पाई जाती है। और ये कहाँ पर स्थित है? यहाँ विषुवत रेखा के निकट होते हैं। यहाँ पर मिट्टी कैसी पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ यहाँ की जो कृषि है वह उपजाऊ की दृष्टि से नहीं होती है, क्योंकि यहाँ जो निक्षालन की क्रिया होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि जब हमेशा वर्षा होती रहेगी तो वहाँ के जो पोषक तत्वों की जो नमी होगी तो वह एक निचले स्तर पर पहुँच जाएगी। मतलब कि जब कभी हमेशा बहाव कहीं पर रहता है तो जो वहाँ की उपजाऊ भूमि होती है उसमें डिफरेंसेस आते हैं। तो यहाँ एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं रहता है। और यहाँ पर जो वृक्ष एवं झाड़ियाँ होते हैं वहाँ जो वृक्ष एवं झाड़ियों पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वह ज़मीन पर नहीं आने देते हैं। और ऊपरी स्तर पर यहाँ पर लंबे वृक्ष होते हैं जैसे महोगनी, आबूस, रोजवुड होते हैं। और इसके नीचे जो होते हैं कुछ अधिव्यापक जो नीचे लताएं होती हैं। मतलब कि कोई बड़ा वृक्ष है तो ऊपर से जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो वो वहाँ तक नीचे जो मतलब कि जो बड़ा वृक्ष है वो चारों तरफ से तो घिरा हुआ है, तो वो जो नीचे की जो वनस्पति है जो मतलब कि जो लताएं हैं वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो इस कारण से यहाँ की मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है। और मिट्टी उपजाऊ तो ठीक है, वहाँ पर अगर बार बार बारिश होती रहेगी तो वहाँ का जो तल होगा, वहाँ के जो उपजाऊ पोषक तत्व होंगे वह नीचे चले जाते हैं। तो वहाँ कृषि की दृष्टि से भी ये ज़्यादा संपन्न नहीं है। यहाँ लेकिन जो वनस्पति है, जैव विविधता है वो सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ जैसे कि हाथी, गैंडा, जंगली सुअर, शेर इत्यादि भी यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आता है दूसरा के अंतर्गत आता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। ये जो वन होते हैं यह शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जब आपकी जो शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है उस टाइम पे अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और ये बाष्पोत्सर्जन कम से कम होता है और इस कारण इन वन को पर्णपाती वन कहा जाता है। क्या होता है इनके साथ? पहला तो ये कि ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिराते हैं और जिसके कारण इनका पर्णपाती इन्हें कहा जाता है और इनके बाष्पोत्सर्जन कम से कम होता है। और यहाँ जो वर्षा होती है वह सदाबहार वन की अपेक्षा कम होती है। जैसे यहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है तो यहाँ पर वर्षा कम होती है। और यहाँ के जो वृक्षों में आते हैं जैसे सागवान, शीशम, साल, बांस इत्यादि होती हैं। और ये दक्षिण पूर्व एशिया अवस्थिति के अंतर्गत देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया, ब्राज़ील, भारत, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय है, पर्णपाती और मानसूनी वन है। अब आता है शीतोष्णकटिबंधीय और मध्य अक्षांशीय वन, जिसके अंतर्गत आपका पहला आता है मध्य अक्षांशीय सदाबहार वन। मध्य अक्षांशीय सदाबहार जो वन होते हैं वह सब ट्रॉपिकल प्रदेशों यानी कि उपोष्ण प्रदेशों में, महाद्वीपों के पूर्वी तटीय भागों में वर्षा वनों में अत्यधिक इनको
रखा जाता है। इसमें जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष में आते हैं लॉरेन, मैगलेनिया, यूकेलिप्टिस, इनके वृक्ष होती है। और इनके विस्तार को देखा जाए तो यह दक्षिण चीन, जापान, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व एवं संयुक्त राज्य अमेरिका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इस तरीके के वन देखने को मिलते हैं। अब दूसरे नंबर पर आते हैं मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन। जो ये वन होते हैं वह मानसूनी वनों के विपरीत इनकी पत्तियां शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए ये झड़ जाती हैं। मतलब कि जब शीत ऋतु होती है तो ये ठंड के बचने के लिए यहाँ पर ये झड़ जाती हैं। जैसे कि ये जो आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन थे तो वहाँ पर आपका शुष्क ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, और जो मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन होते हैं वह अपनी पत्तियों को शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए गिरा देते हैं। जहाँ पर वॉलनट, मैपल, एस, चेस्टनट, बीज आदि इन वृक्षों पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वह पोडजोल मृदा पाई जाती है। अब आता है भूमध्य सागरीय वन, जो कि तीसरा वन है। भूमध्य सागरीय वनों की अवस्थिति को देखा जाए तो यह मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु गर्म और शुष्क होती है, जबकि शीत ऋतु ठंडी और आर्द्र होती है। और यहाँ वर्षा जाड़ों में होती है। इनके प्रमुख वृक्ष में कॉर्क, जैतून, पाइन आते हैं। और यहाँ पर अंगूर, नींबू, नारंगी, अनार और नाशपाती आदि के लिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। और जहाँ पर रंग बिरंगे पक्षियों और सुगंधित जड़ी बूटियाँ की अधिकता है। यहाँ पर एक तरीके से बांझ वन या फिर चैपरेल भी इस तरीके की वनस्पति को कहा जाता है। अब आता है शंकुधारी वन, जो इसका तीसरा वन है का प्रकार है। शंकुधारी वन जिसे टैगा वन भी कहा जाता है। ये टैगा वन जो होते हैं वह कोड़धारी होते हैं। इनके वृक्ष जो होते हैं वह कोड़धारी होते हैं। और इनके वनों के वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं वह नुकीली होती हैं। और यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन से तो कम हो ही, साथ ही यह पत्तियों पर बर्फ रुक ना सकती है। मतलब कि यहाँ पर बाष्पोत्सर्जन तो कम होता ही है, लेकिन यहाँ की पत्तियाँ जो होती हैं वह यहाँ पर बर्फ नहीं इन पर रुकता है। और यहाँ की शंकुधारी वनों का जो विस्तार होता है सभी वन क्षेत्रों में सर्वाधिक होता है, क्योंकि यहाँ जैव विविधता और उत्पादकता वन पारितंत्रों में सबसे कम होती है। और यहाँ वार्षिक वर्षा जो होती है वह अच्छी तो होती है, लेकिन शीत ऋतु यहाँ पर सर्वाधिक देखी जाती है। यहाँ पर अधिक मुलायम लकड़ी भी आपको प्राप्त होगी। और सभी बायोम में वृक्षों की अधिक आर्थिक महत्व होती है, जैसे चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस आदि। ये इस तरीके की लकड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और यहाँ जो जड़ जंतु है वह लोमड़ी, समूर, साइबेरिया क्रेन आदि इस तरीके के जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यह शंकुधारी वन या टैगा वन के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपके वन पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत होते हैं। अब दूसरा पारितंत्र आता है आपका घास पारितंत्र। घास पारितंत्र को देखा जाए तो घास पारितंत्र में एक वृक्षहीन शाकीय पौधों का आवरण होता है। मतलब कि जहाँ पर आपको वृक्ष नहीं मिलेंगे, सिर्फ शाकीय पौधे होते हैं, शाकीय पौधे मिलते हैं। और ये विस्तृत प्रकार की घास प्रजाति ही होती है, घास प्रजाति द्वारा ये प्रभावित होते हैं। तो इस तरीके से होते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ कई जो द्विबीजपत्री जाति के इन क्षेत्रों में वृक्ष ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ये ज़्यादातर फली जैसे कि नाइट्रोजन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए, तो विभिन्न क्षेत्रों की अवस्थिति के आधार पर इनके घास स्थल को देखा जाए तो इसमें स्थान में सबसे पहले आता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में आता है आपका प्रेरी, जो कि उत्तरी अमेरिका का घास का मैदान है। यूरेशिया का स्टेपीज घास का मैदान है। फिर आता है सवाना, सवाना घास का अफ्रीका का है। दक्षिण अमेरिका पंपास का है। ऑस्ट्रेलिया डाउन्स का आता है। जो दक्षिण अमेरिका अफ्रीका है वह बेल्ड का। न्यूजीलैंड कैंटबरी का। फिर इसके बाद हंगरी पुस्ताज का और ब्राज़ील कैंपोस का आता है। तो इस तरीके के ये प्रमुख घास स्थल हैं और इनके स्थान आते हैं जो कि घास पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपको सुमेलित करने के लिए ज़्यादातर दिए जाते हैं और ये तो एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन ही है कि इससे ये क्वेश्चन आपका आता ही है। तो इन सभी को याद करना है। फिर से रिपीट करते हैं। उत्तरी अमेरिका प्रेरी, यूरेशिया स्टेपीज, अफ्रीका सवाना, दक्षिण अमेरिका पंपास, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, न्यूजीलैंड कैंटबरी, हंगरी पुस्ताज और ब्राज़ील कैंपोस इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये प्रमुख जो विश्व स्तर पर घास की अवस्थिति को देखा जाए तो इस तरीके से। चलिए, तो भारत के संदर्भ में कुछ घास के मैदान को देख लेते हैं कि भारत में किस तरीके के घास के मैदान होते हैं। जैसे कि भारत में घास के मैदान ग्रामीण चरागाहों के रूप में तथा देश के पश्चिमी भाग में शुष्क क्षेत्रों में विस्तृत निम्न चरागाहों में और अल्पाइन हिमालय में
पाए जाते हैं। तो भारत में कहाँ पर पाए जाती है? एक ग्रामीण चरागाहों के रूप में देश के पश्चिमी भाग के शुष्क क्षेत्रों में, निम्न चरागाहों में और अल्पाइन हिमालय में ही पाए जाते हैं। तो इनकी ये अवस्थिति होती है, जिसमें ये मुख्य तरीके से देखा जाए तो ये 5 तरीके से होते हैं, जैसे सोहिमा, डाइकेथियम, सैंक्रस लेशिवियस, और फिर तीसरी आती है फ्रेगमाइट सेकारम इम्पेराटा, फोर्थ आती है टेमेटा अरुंडेना, और फिफ्थ नंबर पर आती है टेम्परेट अल्पाइन। तो इस तरीके से ये घास के पारिस्थितिकी तंत्र के तौर पर आता है। इस तरीके से इन पारितंत्रों को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूरेशियाई स्टेपी है, मंगोलियाई स्टेपी, मतलब कि जो स्टेपी है उसमें भी कजाक स्टेपी अलग अलग तरीके से है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम एशिया का पर्वत स्टेपी, ये उत्तरी चीन है। यहाँ पर चीन, मंगोलिया, रूस में फैला डोरीपन स्टेपी और अमूर नदी आती है। डेरियन स्टेपी एवं अमूर नदी बेशन। यहाँ पर न्यू गिनी की घास भूमि है। यहाँ पर दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया की घास भूमि, यहाँ न्यूजीलैंड घास भूमि, ये न्यूजीलैंड के घास का मैदान है। दक्षिण अमेरिका पंपास का क्षेत्र, ये बेल्ट आता है आपका अफ्रीका का। पूर्वी अफ्रीका की पर्वतीय घास की भूमि आती है। यहाँ उत्तरी अमेरिका का प्रेरी है। यहाँ चिहुहुआ मरुस्थल की घास भूमि है। यहाँ पर इंटरमोनेटिवे घास स्थल आता है। पेंटागोनिया की स्टेपी आती है। यहाँ पर मध्य एडियन पुनः आता है, और ये दक्षिण अमेरिका का पेंटागोनिया स्टेपी आता है। तो इस तरीके से ये प्रमुख स्टेपी एवं घास के मैदान होते हैं, जहाँ पर शीतोष्ण घास भूमि को भी दिखाया गया है, और यहाँ पर शीतोष्ण घास भूमि हेतु जो उच्च क्षमता रखते हैं उसके संदर्भ में इसको प्रदर्शित किया गया है। तो ये इस तरीके से होता है, प्रमुख घास भूमियों के संदर्भ में देखा जाता है। अब नेक्स्ट आता है मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि इसका तीसरा पारिस्थितिकी तंत्र। मरुस्थल पारितंत्र जो होता है वह मरुभूमि पारितंत्र में बहुत लंबी अवधि तक आर्द्रता की कमी रहती है, और तापमान के आधार पर मरुभूमि को गर्म आर्द्र भूमि और ठंडी आर्द्र भूमि में विभाजित किया जाता है। तो इसे मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र को मरुभूमि पारितंत्र भी कहा जाता है। और यह पारितंत्र जो होता है जहाँ पर कम मतलब बहुत ज़्यादा अवधि तक इसमें आर्द्रता की कमी पाई जाती है। इसमें जो कमी होती है वह कुछ तापमान के आधार पर भी निर्धारित होती है। एक तो होती है गर्म मरुभूमि और दूसरी होती है ठंडी मरुभूमि। और इसकी अवस्थिति को देखा जाए तो ये ज़्यादातर मरुभूमि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध के उष्णकटिबंधीय कर्क और मकर रेखा के पास महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर 15 डिग्री से 35 डिग्री पे अक्षांश पर पाई जाती है। तो इनकी अवस्थिति जो है वह 15 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश तक इनकी अवस्थिति देखने को मिलती है। अब इनकी जो मरुस्थलीय भूमि है इसको 3 तरीके से विभाजित किया गया। पहला जो आता है वह वार्षिक शाकीय झाड़ी, जिसे एफीमेरल कहा जाता है। ये दूसरा आता है घास कूदेदार मरुस्थलीय पौधे, और तीसरी आती है झाड़ियाँ एवं छोटे वृक्ष। इसमें जो वार्षिक शाकीय झाड़ी आती है जो पर्याप्त जल रहने के लिए युक्त है। दूसरी जो आती है आपकी घास कूदेदार मरुस्थलीय पौधे, जो जैसे कि कैक्टी होता है जो कि जल संचित रखता है। तीसरी आती है झाड़ियाँ एवं छोटे वृक्ष, जो उनकी जड़ें जल की सतह तक पहुंच जाती हैं, और इन मरुभूमियों में लंबे गूदेदार खासकर कैक्टी जैसे पौधे दिखाई देते हैं। और यहाँ पर प्रोसोपिस और टेमरिक्स इनकी प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर ये भारत जो विश्व स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में, अब भारत में जो थार मरुस्थल है वह एक मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आता है। और भारत में एक शीत मरुस्थल भी होता है, जो कि यहाँ पर आपका एक तो जो थार का मरुस्थल है वह गर्म रेगिस्तान है, जैसे गर्म मरुस्थल के तौर पर देखा जाता है, जिसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में है। और इसके साथ ही जिसे महान मरुस्थल कहा जाता है और विश्व स्तर पर आता है, जैसे सहारा का मरुस्थल, अफ्रीका का मरुस्थल और फारस के मरुस्थलों का भी विस्तार इस सभी मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में है। लेकिन भारत के संदर्भ में जब देख रहे हैं तो भारत के संदर्भ में आपका राजस्थान का थार मरुस्थल, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और यहाँ पर शुष्क एवं वनस्पति रहित क्षेत्र ये पाया जाता है। और इसके जो मतलब थार का मरुस्थल है वहाँ पर टीले जो होते हैं वह अधिक रेतीले होते हैं, और यहाँ पर रेत के कण, चिकनी मिट्टी और गाद सम्मिलित रूप में पाई जाती है। और यहाँ जो शीत मरुस्थल जो होता है भारत के उत्तर में लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण के किन्नौर में, जो कि हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है, तो भारत में शीत मरुस्थल भी पाया जाता है। और इनकी जो ऊंचाई होती है वह 3000 से 5000 मीटर पर होती है। यहाँ पर
अत्यधिक ठंड भी पड़ती है और यहाँ जो क्षेत्र होता है वह हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र के कारण होता है और यहाँ अत्यधिक कम वर्षा भी होती है, तो इसे भारत का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। और जैसे शीत मरुस्थल में कौन सी प्रजाति पाई जाती है, चिरू, हेमतोदिया, जंगली औक, इस तरीके की प्रजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट पारिस्थितिकी तंत्र आता है टुंड्रा पारितंत्र के बारे में। टुंड्रा के अर्थ को सबसे पहले समझाता है। तो टुंड्रा क्या अर्थ होता है, एक बंजर भूमि। यह जो भूमि होती है संसार के उन भागों में पाई जाती है जहाँ पर्यावरणीय दशाएं अत्यधिक कठिन होती हैं। तो जहाँ पर पर्यावरणीय जो दशाएं हैं वह अत्यधिक कठिन होती है, वहाँ पर टुंड्रा तरीके की पारितंत्र पाया जाता है। और ये टुंड्रा में दो प्रकार का टुंड्रा होता है, एक तो आपका आता है अल्पाइन टुंड्रा और दूसरा आता है एल्पाइन टुंड्रा। एल्पाइन टुंड्रा, इसमें पारितंत्र में सूर्य के प्रकाश का तो अभाव रहता ही है, लेकिन इसमें 8 महीने तक धरातल में यह हिमाच्छादित होता है और यहाँ पर जो वनस्पति का विकास का समय काल है वह 50 दिन से भी कम होता है, जिसमें 2 वर्षों में हिमीकृत धरातल में परमाक्रास्ट इसे कहा जाता है। जो हिमीकृत धरातल होता है इसे परमाक्राफ्ट के रूप में, क्रास्ट के रूप में इसे जाना जाता है। तो ये टुंड्रा पारितंत्र है जिसे जंगली भूमि बंजर भूमि आमतौर पर कहा जाता है और ये जहाँ पर वहाँ पाया जाता है जहाँ पर पर्यावरणीय दशाएं बहुत कठिन होती हैं। यह 2 तरीके का होता है, एक आर्कटिक टुंड्रा, दूसरा होता है एल्पाइन टुंड्रा, जहाँ पर जो वनस्पति विकास है 50 दिन से कम भी होता है और यहाँ 2 वर्षों से हिमीकृत धरातल को परमाक्रास्ट कहा जाता है। तो इस तरीके से ये टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र है। अब नेक्स्ट आता है जलीय पारितंत्र के बारे में। यहाँ पर आपके स्थलीय पारितंत्र के अंतर्गत ये टॉपिक फिनिश हुए। अब आता है जलीय पारितंत्र। जलीय पारितंत्र जो होता है इसको 3 तरीके से विभाजित किया गया है, जिसमें स्वच्छ जल पारितंत्र जिसे आलवण जलीय पारितंत्र कहते हैं, संक्रमणकालीन पारितंत्र होता है, तीसरा आता है सागरीय पारितंत्र। जो आपका स्वच्छ जल पारितंत्र है इसके अंतर्गत आपके आते हैं स्थिर या रुका हुआ जल पारितंत्र। ज़्यादातर एलेंटिक और लोटिक से रिलेटेड इसके एग्जाम्पल के संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं कि लेंटिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से पारितंत्र आते हैं और लोटिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से पारितंत्र आते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आता है आपका रुका हुआ या स्थिर जल, जैसे तालाब और झील इसके अंतर्गत आते हैं, जिसे लेंटिक कहा जाता है। और दूसरा आता है बहता हुआ जल, और जिसमें झरने, पर्वतीय जल स्रोत, धाराएं और नदियाँ होती हैं। बहता हुआ जल होता है जो कि एक स्वच्छ पारिस्थितिकी तंत्र के तौर पर जाना जाता है। फिर दूसरा आता है आपका संक्रमणकालीन पारितंत्र। संक्रमण पारितंत्र जो होता है इसमें ज्वार नदमुख आते हैं। ज्वार नदमुख के साथ आपकी आर्द्र भूमि आती है, आर्द्र भूमि के बाद साथ आपके मैंग्रोव भी आते हैं। अब इस तरीके की जो प्रक्रिया होती है तो इसके संदर्भ में सबसे पहले तो देखा जाए कि ज्वार नदमुख पारितंत्र के बारे में, जो कि एक तरीके से यहाँ जो नदियों के द्वारा जल जो आता है, वहाँ कुछ नदियाँ जो होती हैं वह डेल्टा ना बनाकर अब एक एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये एस्चुरी जो होती है, एस्चुरी एक ऐसे संक्रमण क्षेत्र को परिभाषित करती हैं जहाँ पर ये नदियाँ समुद्र में मिलती हैं। जहाँ पर नदियाँ आपकी समुद्र में मिलती हैं वहाँ पर एक जो तटीय क्षेत्र जो होता है जहाँ पर इसका मुँह है समुद्र की ओर खुलता है। तो इस तरीके के जो पारितंत्र होता है उसे ज्वार नदमुख पारितंत्र भी कहा जाता है। यहाँ पर जो समुद्री और जल जो नदी होती है वह हमेशा जल यहाँ पर प्रवाहित होता है और यहाँ की जो लवणता होती है वह 0.5 ppt मतलब कि पार्ट्स पर 1000 से 35 पार्ट्स पर 1000 तक होती है और इसे विश्व का सर्वाधिक सघन बसावट वाले क्षेत्रों में से एक होता है, जिसे एस्चुरी का निर्माण इस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पर प्रमुख एक विश्व में सघन बसावट क्षेत्र के तौर पर ज्वार नदमुख को जाना जाता है। अब आता है आपका दूसरा आर्द्र भूमि पारितंत्र। आर्द्र भूमि पारितंत्र जो होता है, आर्द्र भूमि के संदर्भ में देखा जाए तो आपका रामसर कन्वेंशन हुआ था। रामसर कन्वेंशन में आर्द्र भूमि को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया, जैसे कि दलदल के तौर पर, पंक भूमि, पीठ भूमि या जल, कृत्रिम या प्राकृतिक, स्थायी या अस्थायी, स्थिर जल या गतिमान जल तथा ताजा, खारा तथा लवण युक्त जल क्षेत्रों को आर्द्र भूमि कहा जाता है। तो आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है? आर्द्र भूमि दलदली भूमि को, पंक भूमि को, पीठ भूमि को, इन जो शब्दावलियाँ हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि आर्द्र भूमि को क्या कहा जाता है। जैसे कि दलदल भी कहा जाता है, पंक भूमि भी कहा जाता है, पीठ भूमि या जल भी कहा जाता है, कृत्रिम या प्राकृतिक कहा जाता है, स्थायी या अस्थायी भी होते हैं, स्थिर जल या गतिमान जल तथा ताज़ा, खारा, लवण युक्त जल जो होता है, इन सभी को आर्द्र भूमि के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है।
और इनको देखा जाए तो यह सागरीय क्षेत्रों को भी सम्मिलित करती हैं, जिसमें निम्न ज्वार के समय भी गहराई में 6 मीटर से अधिक नहीं होते हैं। तो ये आर्द्रभूमि के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कुछ समुद्र या तटीय आर्द्रभूमि भी होती है, अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि होती हैं, मानव निर्मित भी आर्द्रभूमि होती हैं। समुद्र और तटीय आर्द्रभूमि जैसे स्थायी उथला समुद्र जल, कोरल रीफ, पथरीला समुद्री तट आता है, लेगून, मैंग्रोव आते हैं, आपके समुद्री तटीय आर्द्रभूमि आते हैं। अंतःस्थलीय आर्द्रभूमि आता है जैसे झील, तालाब, डेल्टा, कच्छ, वनस्पति, इस तरीके के आते हैं। और मानव निर्मित में आते हैं जैसे एक्वाकल्चर, तालाब, छोटे टैंक, इस तरीके के आते हैं। अब आता है मैंग्रोव पारितंत्र, जो कि इस आर्द्रभूमि का संक्रमणकालीन पारितंत्र के अंतर्गत ये तीसरा पारितंत्र आता है, मैंग्रोव पारितंत्र। मैंग्रोव पारितंत्र जो होता है, इसके संदर्भ में देखा जाए तो इसके जो सामान्यतः वृक्ष होते हैं वो उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के तटों, ज्वार नदमुखों, ज्वारीय क्रीक, पश्च जल, लेगून व पंख जमाओं में विकसित होते हैं। तो इस तरीके से मैंग्रोव का निर्माण होता है। और मैंग्रोव शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? यह पुर्तगाली शब्द है, जिसे मैग्यू, और अंग्रेजी शब्द ग्रोव से मिलकर बना हुआ है, जिसमें मैंग्रोव को इस संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। मैंग्रोव जो होते हैं वह सिर्फ खारे जल में ही उगते हैं। इनकी जो विशेषता होती है वह खारे जल में उग सकते हैं, यह सही नहीं है। ये ताजे वाले स्थानों पर भी उग सकते हैं, लेकिन इनकी वृद्धि सामान्य से कम होती है। मतलब कि ये खारे जल में भी उगते हैं, मीठे जल में भी उगते हैं, लेकिन इनकी जो वृद्धि होती है वह सामान्य से कम होती है, क्योंकि किसी मैंग्रोव क्षेत्र में पौधों की प्रजातियों की संख्या और उनके घनत्व को नियंत्रित करने वाले मुख्य कारक में उस क्षेत्र के वनस्पतियों के खारे पानी को सहन करने की क्षमता तथा तापमान होता है। तो इस तरीके से यह मैंग्रोव पारितंत्र आता है। अब आता है आपका सागरीय पारितंत्र या लवणीय पारितंत्र के तौर पर, जिसमें सबसे पहले आता है आपका खुला समुद्र, दूसरा आता है मूंगे की चट्टान, और फिर तीसरा आता है आपका बैरियर द्वीप एवं तटरेखा, इसके अंतर्गत आती हैं। तो इस तरीके से ये आपके ये प्रमुख पारितंत्र रही। कौन कौन से जलीय पारितंत्र में? आपका स्वच्छ जल पारितंत्र, संक्रमणकालीन और सागरीय पारितंत्र, जिसमें आपके स्वच्छ जल में स्थिर या लेंटिक और लोटिक आते हैं। इसमें ज्वार नदमुख, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव आते हैं। इसके अंतर्गत खुला समुद्र, मूंगे की चट्टानें जो होती हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ विश्व के क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। बैरियर द्वीप भी होते हैं, जैसे कि कोरल रीफ जो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है, उस तरीके की कुछ तट रेखा के संदर्भ में इसके पारितंत्र को समझ सकते हैं। अब आता है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में के अंतर्गत एक समस्या के तौर पर देखा जाता है सुपोषण को, और सुपोषण जो होता है इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि सुपोषण की डेफिनेशन से रिलेटेड भी आते हैं, और ज़्यादातर यूपीएससी में सुपोषण से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। सुपोषण जो होता है वह एक तरीके से पौधों के मरने और सड़ने एवं गलने की एक अप्रिय गंध पैदा करते हैं। जहाँ पर वह जल मनुष्य के लिए प्रयोग योग्य नहीं होता है, वहाँ पादप प्लवकों और शैवालों की बहुत अधिक वृद्धि या अचानक वृद्धि में पानी के रंग में परिवर्तित करती हैं, और इसे वाटर ब्लूम के नाम से जाना जाता है। मतलब कि जहाँ पर पौधों की सड़ने गलने की जो अप्रिय गंध पैदा होती है, उसके साथ साथ वह मनुष्य के उपयोग के लिए तो नहीं ही रहता है। इसमें एक पादप प्लवक शैवालों में अधिक वृद्धि, अचानक वृद्धि से जो रंगों में भी परिवर्तन होता है, जिसे वाटर ब्लूम के नाम पे जाना जाता है, और इसे एल्गिन ब्लूम भी कहते हैं। यह पौधा जो पानी में विषाक्त तत्व छोड़ता है, जिसके कारण से बड़ी संख्या में मछलियां मरती हैं, और ये जल संख्या की इसी पोषक समृद्धि को सुपोषण कहा जाता है। तो इस तरीके से ये सुपोषण की प्रक्रिया चलती है, जिसे जलीय पारितंत्र में समस्या के तौर पर देखा जाता है। सुपोषण जो होता है वह दो तरीके, मतलब कि ये इसके प्रभाव को देखा जाए तो ये विभिन्न तरीके से प्रभावित है। एक तो पर्यावरण की पारदर्शिता में कमी होना, पर्यावरण के संदर्भ में शैवाल में वृद्धि, ऑक्सीजन अपर्याप्तता, प्रजाति विविधता में कमी, प्रमुख बायोटा में बदलाव, खाद्य जाल संकट आता है। फिर दूसरा आता है सामाजिक आर्थिक प्रभाव में, जिसमें वनस्पति का विकास, पानी के प्रवाह एवं बोट के रास्ते में रुकावट, पानी प्रदूषित होना, पर्यटन को हानि होना, पानी की एनिमिटी को वैल्यू में कम होना, व्यावसायिक उपयोग वाली प्रजाति का क्षय होना, और मछलियों की मुख्य मृत्यु, आर्थिक हानि होना। तो इस तरीके से पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक प्रभाव सुपोषण के संदर्भ में ये इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये सुपोषण के प्रभाव आते हैं, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आता है आपका यहाँ पर ये मेन टॉपिक जो थे वह फिनिश होते हैं। अब जानते हैं पोषण स्तर के बारे में।
कि पोषण स्तर होते क्या हैं, इसके संदर्भ में समझा जाए तो पोषण स्तर जो होते हैं वह आहार तथा ऊर्जा का एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीवों में श्रृंखलाबद्ध रूप में स्थानांतरित होती हैं और इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। मतलब कि जब एक वर्ग के जीवों से दूसरे वर्ग के जीव में, मतलब कि एक वर्ग का जो जीव है दूसरे वर्ग के जीव में एक तरीके से स्थानांतरित होता है, तो यह जो श्रृंखला होती है वह आहार श्रृंखला के तौर पर होती है। जैसे कि इस श्रृंखला में उस बिंदु को जहाँ पर आहार श्रृंखला का एक वर्ग जीवों में जैसे शाकाहारी तो दूसरा वर्ग जीव है मांसाहारी में स्थानांतरण होता है, जो कि पोषण स्तर के तौर पर होता है। मतलब कि एक शाकाहारी से मांसाहारी के अंतर्गत स्थानांतरित होना यह एक पोषण स्तर को संदर्भित करता है। जैसे कि आपका सबसे पहले देखा जाए पोषण स्तर के प्रकार के बारे में, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आपके हरे पेड़ पौधे आते हैं जो कि उत्पादक श्रेणी में है। दूसरे आते हैं विषम पोषी के अंतर्गत, ये सभी आपके विषम पोषी हैं जिसमें प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता आते हैं, जिसमें प्राथमिक के अंतर्गत शाकाहारी, द्वितीयक के अंतर्गत मांसाहारी और तीसरे के अंतर्गत आपके शीर्ष मांसभक्षी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके का पोषण स्तर देखने को मिलता है। अब आता है इसके संदर्भ में खाद्य श्रृंखला के बारे में जानते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला जो है पारितंत्र के भीतर विभिन्न जीवों के पोषण स्तर के माध्यम से, अब ये पोषण स्तर क्या होता है, ये पोषण स्तर जो एक जीव से दूसरे जीव में श्रृंखलाबद्ध रूप से स्थानांतरित होता है, तो इस माध्यम से वह संबंधित होता है और इसमें प्रत्येक जीव किसी अन्य जीव का भोजन बन जाता है। मतलब कि एक जीव जो होता है वह दूसरे जीव का भोजन बन जाता है। और इस तरीके से यह जो प्रक्रिया होती है, मतलब कि एक तरीके का जो क्रम होता है जिसे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के तौर पर कहा जाता है। फूड चेन के अंतर्गत देखा जाए तो फूड चेन दो तरीके की होती है, एक चारण खाद्य श्रृंखला, दूसरी होती है अपृत खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला जिसे ग्रेजिन फूड चेन कहा जाता है, यह श्रृंखला जो होती है उपभोक्ता जो कि भोजन के रूप में पौधों अथवा पौधों के भागों का उपयोग करके श्रृंखला को आरंभ करता है, और यह आरंभ जो होती है वह चारण खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आती है। मतलब कि सबसे पहले आपके जो उपभोक्ता होते हैं वह भोजन के रूप में पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। वह भोजन से प्राप्त करके, जैसे कि घास है, घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को पक्षियों ने खाया और पक्षी को बाज ने खाया, तो इस तरीके से ये आपकी चारण खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आती है। दूसरी आती है अपृत खाद्य श्रृंखला, जो कि इसमें खाद्य श्रृंखला का क्षय होते ही इसमें प्राणियों एवं पादप शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होकर यह सूक्ष्म जीवों में और सूक्ष्म जीवों से अपृत खा रखने वाले जीवों एवं अन्य परभक्षियों में पहुंचती है। जैसे कि आपके खाद्य पदार्थों में प्राणियों के शरीर से कुछ मृत जैविक पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपका कचरा है, कचरा से आपको कीट खाएंगे, कीट जैसे कि स्प्रिंग टेल खाएंगे, और फिर कीट को छोटी मकड़ियाँ खाएंगे जो कि एक मांसभक्षी के तौर पर रहेंगी। तो ये कचड़े से, मतलब कि जो आपका खाद्य श्रृंखला में क्षय हुए प्राणी हैं, जैसे कि प्राणी पादप शरीर हैं, उनके मृत पदार्थों से जो उनके अपराध खाने से जो अन्य परभक्षियों तक पहुँचती है, तो इस तरीके से होता है। इस पोषण स्तर को आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, जिसमें चारागृह बायोम भी आता है, तालाब बायोम और सागर बायोम, जिसके अंतर्गत आप इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें 3 तरीके के बायोम का एक स्तर दिखाया गया है कि इस पोषक स्तर इस तरीके से चलता है, जो कि आपके अच्छे से समझ में आएगा। जैसे प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, द्वितीय प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और चतुर्थ उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं उत्पादक होते हैं, जिनको ये इनका एक शुरुआती बिंदु होता है, जिससे ये प्रक्रिया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एवं चतुर्थ तक होके आती है। तो इसमें चरागाह और तालाब और सागर बायोम के अंतर्गत अलग अलग तरीके से बता दिया गया है कि इसमें अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। जैसे कि आपके चारागाह बायोम के अंतर्गत आता है, तो इसमें पहले नंबर पर घास को आपका टिड्डा खाता है, टिड्डा को चूहा खाता है, चूहा को सांप खाता है और सांप को बाज खाता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। तो ये चारागाह बायोम है। फिर आता है तालाब बायोम, जिसमें सबसे पहले आपका शैवाल है। शैवाल को मच्छर लार्वा खाता है, फिर इसको मच्छर लार्वे को ड्रैगन फ्लाई लार्वा, फिर ड्रैगन फ्लाई लार्वा को मछली, मछली को रैकून।
तो इस तरीके से ये चतुर्थ पारिस्थितिक उपभोक्ता के श्रेणी के अंतर्गत आती है। फिर आता है सागर बायोम, जिसमें पादप प्लवक पहले नंबर पर आते हैं। फिर आते हैं प्राणी मंद प्लवक, फिर इसको मछली इसके अंतर्गत आती है। फिर आता है झील, फिर सफ़ेद साल। तो यह प्रक्रिया आपकी सागर बायोम के अंतर्गत आती है, जो एक चैन के रूप में दर्शाई गई है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती है, जो कि खाद्य श्रृंखला के संदर्भ को दर्शाती है। अब आता है आपका नेक्स्ट खाद्य जाल के बारे में, जिसे फूड वेब कहा जाता है। तो फूड वेब आखिर होता क्या है कि ये जो प्रक्रिया के संदर्भ में समझा जाए तो फूड वेब जो है या खाद्य श्रृंखला है, जो वह पारितंत्र में होने वाले खाद्य तथा ऊर्जा के प्रवाह का केवल एक ही पहलू प्रस्तुत करती है। इसमें मतलब कि इसके अर्थ को देखा जाए तो यह एक जीवों में एक सीधा सरल शेष से पृथक संबंध होता है, जो पारितंत्रों में शायद कभी नहीं होता, और इसके पारितंत्रों के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं, जो कि खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो इसमें कुछ बहुत सारी जो श्रृंखलाएं होती हैं वो खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, और ये एक दूसरे से किसी भी तरीके से संयोजित श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क होता है। तो इस तरीके से होती हैं, जैसे कि एक पौधा एक ही समय में अनेक शाक भक्षियों का भोजन हो सकता है। जैसे एक खरगोश जो घास पर आश्रित है, वह टिड्डा या बकरी का भोजन हो सकता है। घास पर आधारित जैसे खरगोश, टिड्डा, बकरी घास का पोषण स्तर हो सकता है आपका। जैसे एक शाक पक्षी जो है वह विभिन्न मांस भक्षियों प्रजातियों का भी भोजन हो सकता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया होती है। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो इसमें एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि यहाँ पर जैसे आपका हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधों को बकरी भी खाती है, और यहाँ पर चूहा भी खाता है, और यहाँ पर आपको खरगोश भी खाता है। अब बकरी को आपका सियार भी खाता है, और बकरी को आपका शेर भी खाता है, मतलब कि सियार भी इसको खाता है, शेर भी खाता है। खरगोश को आपका सियार भी खाता है और जंगली बिल्ली भी खाती है। चूहे को आपका उल्लू भी खाता है और सांप भी खाता है, और सांप को आपका जंगली बिल्ली भी खाती है और गिद्धियाबाज भी खाता है। और इस तरीके से जो गिद्धियाबाज है, शेर गिद्धियाबाज को भी खाता है, जंगली बिल्ली को भी खाता है और बकरी को भी खाता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से संयोजित श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क के तौर पर कार्य करती है, जिसमें एक ही समय पर अनेक शाक भक्षियों का भोजन एक पौधा, जिस तरीके से बताया गया कि ये जैसे हरे पेड़ पौधे हैं, इसको बकरी भी खा रही है, खरगोश भी खा रहा है और चूहा भी खा रहा है। और इस तरीके से और अन्य मांस भक्षियों में देखा जाए तो शेर जो है वह गिद्धबाज को भी खा रहा है और जंगली बिल्ली को भी खा रहा है, इसके साथ साथ वह बकरी को भी खा रहा है। तो एक साथ में विभिन्न श्रृंखलाओं के तौर पर इसको देखा जाता है कि मतलब कि एक नेटवर्क के तौर पर ये कार्य करती है, जहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही रूप में प्रस्तुत करती है, और यहाँ पर जो कि एक सीधा सरल और शेष पृथक संबंध भी इनमें होता है। तो इस तरीके से प्रक्रिया ये चलती है। अब आता है पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में। यहाँ पर आपके जो मेजर टॉपिक थे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के संदर्भ में समझा। अब पढ़ते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में कि ये आखिर होते क्या हैं, और इससे रिलेटेड अभी आपके क्वेश्चन आते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड को देखा जाए तो ये साग खाद्य श्रृंखला में उच्च कृमिक पोषण स्तर में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास, ऊर्जा की सुलभता और प्राप्यता में इस तरह की ह्रास होता है, और इनका आकार पिरामिड जैसा होता जाता है। मतलब कि जब भी कोई भी श्रृंखला है इसमें एक पोषण स्तर होता है, जैसे कि कोई पोषण स्तर को इस तरीके से ज़्यादातर आमतौर पर संदर्भित किया जाता है एक इसमें त्रिभुज के तौर पे। इसमें पोषण स्तर को नीचे से ऊपर तक किए जाते हैं तो इनका पोषण स्तर घटता जाता है, चाहे वह प्रजातियों की संख्या हो या उनका एक बायोमास हो या फिर ऊर्जा की सुलभता हो या प्राप्यता हो, इसमें एक तरीके से ह्रास देखने को मिलता है। अब इसमें कुछ उल्टे भी होते हैं, कुछ सीधे भी होते हैं। जो आपके सीधे होते हैं तो इसमें ऊपर की ओर ऊर्जा का ह्रास होता है, और जो नीचे की ओर होते हैं वो इसमें नीचे की ओर ऊर्जा का ह्रास होता है। जैसे कि इस तरीके से ये दूसरे के अंतर्गत आते हैं, इसमें आते हैं, और इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहा जाता है। मतलब कि एक पिरामिड के तौर पर दिखने लगता है, क्योंकि इसमें विभिन्न तरीके के जीव होते हैं जो इस तरीके से इसमें डिवाइड करके समझते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया आपकी चलती ही है। तो इसमें 3 तरीके के होते हैं। पहला तो आता है इसमें संख्या पिरामिड, दूसरा आता है बायोमास पिरामिड, और तीसरा आता है ऊर्जा पिरामिड।
ऊर्जा संख्या पिरामिड जो होता है वह सीधा और उल्टा दोनों तरीके का होता है। बायोमास पिरामिड जो होता है वह भी सीधा और उल्टा दोनों तरीके का होता है। और आपका ऊर्जा पिरामिड जो होता है वह सदैव सीधा होता है, इसमें ना कोई उल्टा होता है ना वो होता है, मतलब कि इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक ही तरीके का होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि ऊर्जा के पिरामिड किस तरीके का होता है, बायोमास पिरामिड कैसा होता है, तो इसमें अलग अलग तरीके से दिया जाता है और इसमें आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आ ही जाएगा। अब आता है सबसे पहले संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड के संदर्भ में देखा जाए तो सीधा संख्या पिरामिड आखिर होता क्या? सीधा संख्या पिरामिड में होता है कि ये बढ़ते पोषक स्तर के जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी आती है। जब इनका पोषण स्तर बढ़ता है तो इनके जीवों की संख्या में कमी आती है और इनकी कमी को आधार, तो इसमें जो आधार जो है वह तो काफ़ी चौड़ा हो जाता है, लेकिन इस शीर्ष पर आके इस तरीके से ये नुकीली हो जाती है। तो यहाँ इस तरीके का ये पिरामिड होता है जिसमें ये घास के मैदान हुए, तालाब होते हैं, तो इस तरीके के पिरामिड इसमें घास के मैदान और तालाबों में देखा जाता है। अब फिर आता है आपका उल्टा पारिस्थितिकी तंत्र, उल्टा पिरामिड, जिसमें प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती है, मतलब कि आपका प्रत्येक पोषण स्तर में संख्या में वृद्धि होती है। तो इसमें जैसे कि ये पिरामिड जो होता है ज़्यादातर वनों में पाया जाता है। वनों में जैसे कि आपके सबसे पहले देखा जाए तो इसमें वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उनमें निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है, मतलब कि जहाँ वृक्ष का आकार बड़ा होगा, जैसे कि ये बड़ा वृक्ष है, तो उस पर एक तरीके से जो जीव जंतु होंगे वह उन पर निर्भर रहने की संख्या इन पर अधिक होती है और यह पिरामिड आकार में नुकीले तथा शीर्ष में अत्यधिक चौड़े होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया इसमें देखी जाती है, जहाँ पर आपके यहाँ पर उत्पादक, फिर उत्पादक के बाद यहाँ पर शाकाहारी, फिर इस पर परजीवी आश्रित होते हैं और यहाँ पर उच्च परजीवी आश्रित रहते हैं, जो कि इस तरीके की प्रक्रिया को संबोधित करता है। जैसे उत्पादक में आपके पेड़ पौधे हुए, शाकाहारी में कुछ पक्षी, परजीवी में कुछ कीट और उच्च परजीवी में उसको कीट को खाने वाले जो उच्च परजीवी होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जो कि उल्टे पिरामिड को दर्शाते हैं। अब आता है दूसरा बायोमास पिरामिड के बारे में। बायोमास पिरामिड के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें भी दो तरीके के पिरामिड आते हैं। बायोमास पिरामिड में एक सीधा बायोमास पिरामिड होता है, एक उल्टा बायोमास पिरामिड। सीधा बायोमास पिरामिड जो होता है वह स्थल पर पाए जाने वाले अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आकार प्राथमिक उत्पादों से बनता है तथा शीर्ष पर लघु पोषण स्तर इसका होता जाता है। जैसे कि ये जो प्रक्रिया है इसमें आपका 1000 किलोग्राम की एनर्जी के संदर्भ में दिखाया गया है, जो कि उत्पादक में है। ये स्थलीय के अंतर्गत आता है, स्थलीय पारितंत्र में। फिर ये जब शाकाहारी में आती है तो 100 किलोग्राम होती है, प्राथमिक मांस भक्षी में 10 किलोग्राम और शीर्ष मांस भक्षी में यह 1 किलोग्राम तक आके यह पहुंच जाती है। तो यह शीर्ष पर लघु पोषण स्तर इनका होता है। तो इस तरीके का ये पोषण स्तर को बताता है। फिर आता है जलीय पारितंत्र में। एक दूसरा जलीय पारितंत्र के संदर्भ में देखा जाए तो इसमें पिरामिड उल्टा होता है। इसमें पिरामिड का आकार उल्टा होता है और इसमें जलीय पारितंत्र के सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जनन करते हैं। तो इसमें तीव्र गति से ये जो होते हैं वह वृद्धि करते हैं, जिसमें 40 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के संदर्भ में आता है सबसे पहले, फिर 8 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, फिर 12 ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के संदर्भ में है। जिसमें ये जो पादप हैं वह बायोमास की पिरामिड का आकार तो छोटा होता है, लेकिन किसी भी समय उपभोक्ता को जो बायोमास है वह प्राथमिक उपभोक्ता के बायोमास से अधिक होता है, मतलब कि आकार छोटा होता है लेकिन प्राथमिक उपभोक्ता के बायोमास से यह इसका जो बायोमास होता है वह अधिक होता है। तो इस तरीके से ये उल्टा बायोमास की प्रक्रिया होती है। अब नेक्स्ट आता है आपका ऊर्जा पिरामिड के बारे में। ऊर्जा पिरामिड जो है वह सदैव सीधा होता है। इस पिरामिड के संदर्भ में देखा जाए तो इस पिरामिड में किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों के कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड ही एक सर्वश्रेष्ठ से उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है, जिसमें व्यष्टियों के आकार या बायोमास की भिन्नताओं की ज़रूरत में ज़्यादा महत्व देकर उसे विकृत नहीं किया जाता है। और यह ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है, जिसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को भी दिखाया जाता है। इस तरीके से ये ऊर्जा इसमें कार्य करती है। यहाँ पर आपका प्राथमिक उपभोक्ता है जहाँ पर 100%
एनर्जी को दिखाया गया है। फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत ये 10% बचती है, द्वितीयक में 1%, तृतीयक में 0.1% और शीर्ष मास परभक्षी तक आती है 1.01% होती है, जिसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षरण होता है। इसमें जो सौर ऊर्जा होती है वह प्राथमिक उपभोक्ता इससे प्राप्त करते हैं और इसमें अपघटक जो होते हैं वे प्राथमिक उपभोक्ता से जुड़े हुए रहते हैं। तो यह पुनर्नवीनीकरण पोषक तत्व की ये प्रक्रिया एक चेन वाइज चलती रहती है और ये हमेशा सीधे तौर पर होती है, इसमें उल्टा पारिस्थितिकी तंत्र नहीं पाया जाता है जो एक ऊर्जा के प्रवाह को एक चक्रीय दिशा में परिवर्तित रूप में प्रवाहित करता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया ऊर्जा पिरामिड के तौर पर चलती है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक फिनिश होता है, मतलब कि आपका पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में और पारिस्थितिकी तंत्र के जो प्रकार हैं जैसे कि ऊर्जा श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और इसके पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में समझा। तो इस तरीके की ये आपके जो टॉपिक था वह फिनिश होता है। चलिए तो अब इससे रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं कि प्रश्न सबसे पहले तो आपका आता है जो कि IAS में 2019 में पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला कथन कहता है कि रामसर कन्वेंशन सम्मेलन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए संरक्षित भारत सरकार के लिए जो अवधि देशात्मक है। दूसरा इसमें कथन दिया गया है कि आर्द्र भूमि संरक्षण प्रबंधन नियम और 2010 में भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। तीसरा कथन दिया गया है कि इसमें आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमि को अपवाह्य क्षेत्र या जल ग्रहण क्षेत्रों को सम्मिलित करता है जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया। तो इसमें बताना है कि आपका कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन बी है वह सत्य है, क्योंकि इसमें दूसरा और तीसरा कथन सत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसमें दिया गया है कि विश्व की सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय सागर जलों में मिलती हैं। दूसरा आता है कि विश्व की 1/3 से अधिक प्रवाल भित्तियां ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के राज्य क्षेत्रों में मिलती हैं। और तीसरा आता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की अपेक्षा प्रवाल भित्तियां बहुत अधिक संख्या में जंतु संघों का परपोषण करती हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंतर्गत ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट आता है कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के क्या महत्व है? तो इसके अंतर्गत पहला आता है कि इसका उद्देश्य नव प्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावशाली कार्यवाही को प्रोत्साहित करना है। दूसरा आता है कि यह विशिष्ट जैव रूप से दक्षिण एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रों पर केंद्रित होता है और इसका सचिवालय इन क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के बड़े हिस्से का नियंत्रण सुलभ कराता है और यह मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्ध्वगामी उपागम या बॉटम अप अप्रोच के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन सी सही है कि इसमें पहला और तीसरा कथन सत्य है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ऑप्शन ए कि एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय। ऑप्शन बी पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा आवासित है। ऑप्शन सी जीवों का समुदाय और साथ ही यह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। ऑप्शन डी किसी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति एवं प्राणी जात। तो इसके अंतर्गत जो उत्तर होगा ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आता है कि पारिस्थितिकी कर्मता की विविधता जितनी अधिक होगी पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही स्थिर होगा। दूसरा आता है कि जिस पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ज़्यादा और आहार श्रृंखला बड़ी होगी वह पारिस्थितिकी तंत्र उतना ही अधिक स्थिर होगा। तो इसमें आपको इसके उत्तर बताना है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा कि इसमें पहला और दूसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि उष्णकटिबंधीय विषुवतीय वनों में जैव विविधता सर्वाधिक होती है। दूसरा आता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अंतर्गत केवल एक होगा, तो ऑप्शन एक है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला आता है कि आहार श्रृंखला बड़ी और आहार जाल छोटा और जटिल होता है। दूसरा आता है कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो इसके अंतर्गत पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आता है कि भारत रामसर
कन्वेंशन का एक पक्षकार है और उसने बहुत से क्षेत्रों में रामसर स्थल घोषित किया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सभी समय के संदर्भ में सर्वोत्तम रूप को बताता है? तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन ए कि इन सभी स्थलों पर मनुष्यों के लिए पूर्णतः अगम्य बना दिया जाए ताकि उनका शोषण न किया जा सके। ऑप्शन बी इन सभी स्थलों पर पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए और इसमें केवल पर्यटन और मनोरंजन की अनुमति दी जाए। ऑप्शन सी आता है कि प्रत्येक स्थल के लिए विशेष मानदंड और विशेष अवधि सुनिश्चित करते हुए उन विशेष अवधियों तक बगैर किसी शोषण के उन सभी स्थलों पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए तथा इनके भावी पीढ़ियों द्वारा उनके धारणीय उपयोग के लिए अनुमति दी जाए। और ऑप्शन डी आता है कि इन सभी स्थलों पर पारिस्थितिकी तंत्र उपागम से संरक्षण किया जाए, साथ ही धारणीय उपयोग की अनुमति दी जाए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें ऑप्शन डी आता है। तो ऑप्शन डी होगा, जो कि IAS 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रबल वित्तियों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक दशाएं हैं? पहला, प्रकाशीय स्थिति। दूसरी, स्वच्छ एवं अवसाद रहित जल। तीसरी, 6% की समुद्री लवणता। चौथा आता है उष्णकटिबंधीय समुद्री जल जिसका तापमान 20 डिग्री से 21 डिग्री होता है। तो इसके अंतर्गत आपको सही कूट की पहचान करनी है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा, क्योंकि पहला, दूसरा और चौथा इसके अंतर्गत सही होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि फाइकोप्लैंक्टन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइकोप्लैंक्टन के संदर्भ में देखा जाए, ऑप्शन ए कि फाइकोप्लैंक्टन पृथ्वी की अधिकांश ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और दूसरा आता है कि पोषण के सबसे निचले स्तर का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, जिसमें पहला और दूसरा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का नहीं है, बल्कि जीवों के समुदाय में उनकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है? तो इसमें ऑप्शन ए आता है संक्रामिका या इकोटोन। ऑप्शन बी आता है पारिस्थितिकी कर्मिका और ऑप्शन सी आवास। ऑप्शन डी आवास क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन बी होगा, पारिस्थितिकी कर्मिता या जो आपका इकोलॉजिकल निके आता है। क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए धान का खेत, ऑप्शन बी वन, ऑप्शन सी घास का मैदान, ऑप्शन डी झील। तो यह होगा आपका ऑप्शन ए धान का खेत। नेक्स्ट आता है कि रामसर अभिसमय या कन्वेंशन भारत एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण एवं विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो यह आर्द्र भूमियों से संबंधित है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आता है व्यापक निके या कर्मिता। ऑप्शन बी आता है बड़े आकार वाला शरीर। ऑप्शन सी आता है संकुचित निष्कर्मिता। ऑप्शन डी आता है आनुवांशिक भिन्नता की कमी। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत आता है आपका कि लाइकेन, जो कि एक नग्न चट्टान पर पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसका सहजीवी साहचर्य है? तो इसके अंतर्गत आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो यह शैवाल एवं कवक का होता है। तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है कि पारितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके अंतर्गत जो आपका ऑप्शन ए आता है, मतलब पहला कथन आता है कि खाद्य श्रृंखला उस क्रम में निर्देशन करती है जिनमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे पर आहार द्वारा पोषित होती है। दूसरा, खाद्य श्रृंखला एक जाति की समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। और तीसरा कि खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निर्देशन करती है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए होगा। तो केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही दिया गया है? तो इसमें सबसे पहले मैंग्रोव आता है, फिर उसके बाद घास स्थल, फिर इसके बाद झील, फिर महासागर आता है, जो कि एक सही अनुक्रम है। नेक्स्ट दिया गया है इसके अंतर्गत आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि जब किसी प्रदूषक का सांद्रण खाद्य श्रृंखला के प्रथम जीव के पर बढ़ता है तो इसे जैव संचयन कहा जाता है। और दूसरा कथन दिया गया है कि जैव संचयन की प्रक्रिया में संदूषक के अंतर्ग्रहण, संग्रहण और निष्कासन की दर सब एक समान होती है। तो इसमें सही उत्तर की पहचान करनी है। तो ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि संख्या, जैसे कि किसी एक आहार फसल पर क्लोरीनीकृत हाइड्रोकार्बन की पीड़कनाशी का छिड़काव किया जाता है। आहार श्रृंखला का क्रम आहार फसल मूषक सर्पबाज होता है। इस आहार श्रृंखला में पीड़कनाशी की अधिकतम जो सांद्रता होती है वह किस में संचित होती है? तो अधिकतम सांद्रता आपकी बाज में संचित होती है, जैसा कि आपने अभी पढ़ा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि संख्या के पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों प्रकार के होते हैं। दूसरा आता है कि बड़े वृक्षों में हमें जब संख्या का सीधा पिरामिड दिखाई देता है तो इसमें सत्य कथन बताना है। तो इसके अंतर्गत आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि जैविक और अजैविक घटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है। तो इसमें उत्पादक जो होता है वह जैविक और अजैविक घटकों में एक बिचौलिए के तौर पर कार्य करता है। नेक्स्ट आता है कि पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह या अपवेलिंग के क्षेत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि ये माध्यम समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। और पहला अपघटक सूक्ष्मजीवों को सतह पर लाकर, दूसरा पोषकों को सतह पर लाकर, तीसरा अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कौन सा उत्तर सही है। तो इसमें ऑप्शन बी होगा जो कि केवल दूसरा है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक अनुक्रमण की प्रावस्थाओं का सही क्रम है। तो ये जैविक अनुक्रमण की जो प्रावस्थाएं हैं उसमें पहला ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें पहले करण नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण इस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 10% नियम संबंधित है। ऑप्शन ए ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर पहुंचना। ऑप्शन बी ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना। ऑप्शन सी आता है कि पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना। ऑप्शन डी पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना। और ऑप्शन ई आता है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन ए सही होगा कि इसमें ऊर्जा का खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचना या 10% का नियम होता है। 10% नियम क्या कहता है ऊर्जा का? जो 10% नियम होता है वह कहता है कि बढ़ते पोषक स्तरों में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है और प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर के जीवों का 10% ऊर्जा ही प्राप्त होती है और इस ऊर्जा स्थानांतरण को 10% का नियम कहा जाता है। अभी आपको उसमें जो अभी पढ़ाया गया है उसमें 10% के नियम को कंप्लीट नहीं किया गया, तो इस तरीके से आपको समझ लेना है कि वह पोषण स्तर जहाँ पर जब जो दूसरा पोषण स्तर आता है वहाँ पर 10% ऊर्जा का क्षय होता है, मतलब कि जो दूसरा वाला पोषण स्तर होगा उसको 10% ही ऊर्जा प्राप्त होगी पिछले पोषण स्तर को, जो कि स्थानांतरण के तौर पर 10% ही ऊर्जा का नियम कहा जाता है या 10% का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट आता है इसके संदर्भ में कि जैव भार पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है। तो यह जैव भार पिरामिड आपका तालाब में होता है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में जब मानव है, मानव जो आता है वह प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो सबसे कम खाद्य उत्पादकता आपकी ऑप्शन सी की आती है कि यह शीतोष्णकटिबंधीय घास प्रदेशों की खाद्य उत्पादकता है सबसे कम है प्राथमिक उत्पादकता के तौर पर, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो यह है आपका सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट आता है जो कि श्रृंखला का अंतिम क्वेश्चन होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहा जाता है, इसे जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। यहाँ पर ही आपका सेशन फिनिश होता है, जहाँ पर आपको पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारिस्थितिकी के इकोलॉजी एंड इकोलॉजी सिस्टम के बारे में जाना और भी इसी तरीके से इस टॉपिक को कवर मेरा मतलब कि जो भी आपके आगे के टॉपिक है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है उनको कंटिन्यू करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊं और आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो जिसमें इस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें ये आपके सभी टॉपिक को कवर करेगा। धन्यवाद।